हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बायो इन्फॉर्मेटिव्स के लेक्चर 2 में। आज हम इसमें यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल डाटाबेसिस एंड डाटा रिट्रीवल के बारे में बताया गया है। तो बिना किसी देरी के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। एंड इसकी थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ मिलती है हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से। मॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह कैसे होती है, वो सब उस मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में बताया गया है। एंड इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स से रखे डाटाबेस की कि क्या होता है। इसमें ये स्टोर करते हैं डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वेरियस अलग अलग फॉर्मेट्स में। एक एक एंट्री जो डाटाबेस की होती है वो असाइंड करती है एक यूनिक नंबर में और यूनिक आईडी में, और ये रिपीटेड नहीं होते हैं किसी भी टर्म में, नॉन रिडक्टेंसी में होते हैं ये। और इनकी जो डाटा शेयरिंग होती है, डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से, जैसे कि बायोलॉजिकल डाटाबेसिस होते हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट और लिंक्स की मदद से। इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी वैलिड है, और इसमें स्ट्रक्चर सर्चेबल और इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहती है पब्लिकेबल साइंटिफिक वर्ल्ड में। और ये डाटा को आप यूनिक आईडीज़ में भी देखते हैं, जो कि रिसर्च पब्लिकेशन बुक्स में आपको मेंशन होता है, और इसी सब को आप क्रॉस रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता लगा सकते हैं बायोलॉजिकल डाटाबेसिस का, कि ये डाटाबेसिस कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में मिलते हैं और आप कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बात करते हैं अलग टॉपिक की। अगला टॉपिक जो हमारा है, क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल डाटाबेसिस से रिलेटेड, जो कि सिमिलर है प्रोटीन्स यूनिट 11-105 से। इसमें प्राइमरी डाटाबेस दे रखा है, डाटाबेस जो कंस्ट्रक्ट करता है बेस्ड ऑन डाटा कलेक्ट करता है लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट से। जब एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं डाटा हमारा वैलिड रहता है, एंड वो एनालाइज करता है अपलोड होने से पहले बायोलॉजिकल डाटाबेसिस में कि वो डाटा कलेक्शन हमारा बढ़िया है या नहीं है। फिर वो क्लासिफाई करता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बेसिस पे, जैसे कि लाइक न्यूक्लिक एसिड डाटाबेसिस, जैनबैक, EBML, DDBJ, NDP, प्रोटीन डाटाबेसिस भी दे रखे हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज, ये सब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि प्राइमरी डाटाबेसिस के एग्जांपल्स है, जहाँ पे आपको अपना बायोलॉजिकल डाटा मिलता है। सेकेंडरी डाटाबेस में अपना जो भी प्राइमरी में जो भी डाटाबेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, वो सेकेंडरी डाटाबेस के थ्रू आप ऐड करते हैं। बाकी इसमें लिंक्स वगैरह दे रखे हैं कि कैसे कौन सा प्राइमरी डाटाबेस कौन से लिंक पे खुलता है और सेकेंडरी किस पे खुलता है। तो ये सब एग्जांपल्स आप देख लेंगे। एग्जांपल और फुल फॉर्म्स इम्पोर्टेंट है, बस यही पूछता है वो। और न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस आपका 101 यूनिट 13 एंड 14 में बताया गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, DNA और RNA के मेजर रोल क्या है न्यूक्लिक एसिड्स में। अगर जीन मतलब जैसे कि मान लीजिए, अगर एक प्रोटीन या एंजाइम है जो कोड कर रहा है स्पेसिफिक जीन से या बहुत सारे जीन से, सो वो इटसेल्फ वो DNA के सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। तो अगर सारे जीन कोडिंग सीक्वेंसेस स्टोर्ड है, जमा कर रखे हैं डाटाबेस में, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बेस कहेंगे। और ये जो डाटाबेसिस हैं वो रिपोजिटरीज हैं स्टोर्स के, एंड रिट्रीव डाटा में ये काम आते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेरियस जीनोम्स यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड डाटाबेसिस क्या होते हैं? जब जीन कोडिंग का जो सीक्वेंस होता है वो स्टोर्ड होता है डाटाबेस में, उसे हम न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, सो मैंने सरल भाषा में आप लोगों को समझा दिया, इजी वे में, तो आप ये सब देख लेना। जैनबैक बताया गया कि जैनबैक किस लिए यूज़ होता है। जैनबैक हमारा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है।
ये एक तरीके का टूल है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, और ये हेल्प करता है डाटा को रिट्रीव करने में फ्रॉम जेनबैंक। जेनबैंक हमारा बायोलॉजिकल डाटाबेस है एक तरीके से। EBML यूरोपियन मोलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है जो अवेलेबल है यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट्स में। इसी के साथ साथ SRS सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम है, एक टूल है जो रिट्रीवल करता है डिज़ायर प्रोटीन, DNA, जीन सीक्वेंसेस को, ऊपर के डाटाबेसिस को। ये सब रिट्रीव करने का काम करते हैं। DDBJ हमारा जापान का डाटाबेस है जो भी अपना रिट्रीव करने में काम करता है। और ये जो ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड डाटाबेसेस दे रखे थे, ये सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि डाटा शेयर करते हैं, एक्सेस अलाउ करते हैं डाटा को कि वेब लिंक्स और वेब सर्वर्स में कनेक्ट कर सके एक दूसरे से। ये देखिए यहाँ पे ये डाटा शेयरिंग वगैरह करते हैं तीनों, ताकि डाटा शेयरिंग होता रहे और जो भी ये रिसर्चेस करते हैं एक दूसरे को इनको हेल्प होती रहे। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म वगैरह इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ के सर्वर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब आप देखेंगे। प्रोटीन डाटाबेसिस, प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है कि प्रोटीन क्या क्रूशियल क्यों होता है, प्रोटीन की आईडी क्या है, प्रोटीन का डाटा बैंक कहाँ स्टोर कर रहा है, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन में लोकेट कर रहा है प्रोटीन इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये सब आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि टूल बताइए जो रिट्रीव करता है फ्रॉम जेनबैंक इट्रिज, जो कि अभी हमने देखा ऊपर। DDBJ इज़ अ जापान डाटाबेस, जापान डाटाबेस है। DDMJ इज़ जापान अनदर डाटाबेस। ठीक है, EBML डाटाबेस मेंटेन्ड बाय यूरोपियन। ठीक है, NCBI की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म और जहाँ की जगह है वही पूछता है बस। जैसे कि प्रोटीन डाटा बैंक PDB क्या है, एक वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डाटा बैंक है जो कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डिसेमिनेट्स करता है डाटा को ऑन बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स में लाइक एंजाइम्स एंड DNA या RNA। ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर PDBJ क्या है, जे की जोड़ा हमने, क्योंकि जे हमारा जो जापान के रिसर्चर्स हैं उन्होंने ऐड करा है, क्योंकि ये मेंटेन करता है सेंट्रलाइज्ड प्रोटीन डाटा बैंक को, जो कि अर्चिव है मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स का, और प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड टूल्स कोलैबोरेशन में विद रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या कह सकते हैं आप बायोलॉजिकल मैग्नेटिक रिसोनेंस डाटा बैंक में भी काम करता है USA में, और यूरोपियन यूनियन में PDBE के नाम से। तो अलग अलग रिसर्चेस दे रखी है कि कौन सा किस कंट्री से आपको हेल्प कर रहा है। तो स्कोप का साइट दे रखा है, स्कोप डाटाबेस कैसे काम करता है, ऐसे इनके बारे में दे रखा है। स्कोप स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, जो कि हमारा कैम्ब्रिज में मिलता है ये, और UK से है। ठीक है, इसके लिंक में भी UK लिखा है इधर पे। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। वेट अ सेकेंड। एंड इधर पे मैं कुछ भी मार्कर्स वगैरह से मेंशन इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बस इस लेक्चर में सुनना है और कुछ नहीं करना, ओरली सुनना है ध्यान से। जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है अपनी बुकलेट में मार्क करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड जो भी मार्क करने की थिंग्स है वो मैं आप लोगों को बता ही दिया है कि फुल फॉर्म्स वगैरह इंपॉर्टेंट है और इनकी जगह इंपॉर्टेंट है, डाटा बेसिस कहाँ से स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो स्कोप का एम क्या है, एम ऑफ द डाटाबेस कि क्लासीफाई करता है प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स में बेस्ड है। ये हायरार्किकल स्कीम्स में, हायरार्किकल मतलब क्या कहते हैं अपना फैमिलीज़, जैसे कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। स्कोप हमारा वेरियस क्लासिफिकेशन है, जैसे कि स्पीसीज़ में, प्रोटीन्स में, फैमिलीज़ में, सुपर फैमिलीज़ में, फोल्ड्स में एंड क्लासेस में। एक एक क्लास मतलब ये हमारा स्कोप की क्लासिफिकेशन मैंने बताई कि स्पीसीज़ में हो रहा है, प्रोटीन में हो रहा है, फैमिलीज़ में हो रहा है, सुपर फैमिलीज़ में, फोल्ड में, क्लासेस में। इसमें जो एक एक क्लास है ना
वो वापस से क्लासिफाइड करता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफाई करता है। और फोल्ड जो है वो हमारा 5 क्लासेस में क्लासिफाइड करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऑल अल्फ़ा, ऑल बीटा, या तो अल्फ़ा और बीटा, या मतलब अल्फ़ा और बीटा, या अल्फ़ा एंड बीटा एंड मल्टी डोमेन फोल्ड्स, इसमें ये क्लासिफाइड करता है। जैसे कि स्कोप का इमेज आपको इधर पे दे रखा है कि कैसा होता है स्कोप। ठीक है, ये रिलीज़ हुआ था जून 2009 में स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए। ऑथर वगैरह के इधर पे इसके नाम लिखे हैं कि क्या क्या काम करता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका मेन मोटिव यही था, हिरार्किकल वाला। और क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर दे रखा है स्कोप का, अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा या बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा का आगे दे रखा है रोज़ानमन फोल्ड। मतलब ये थोड़ा डिवाइड करता जा रहा है, तो आपको मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इनका ना स्ट्रक्चर नेम पता होना चाहिए आपको बस, कि कौन सा किससे डिवाइड कर रहा है। बट ज़्यादा ये पूछता नहीं है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्कोप की फुल फॉर्म क्या है, स्कोप आया कहाँ से है, कब ये रिलीज़ हुआ था, और कौन सी कंपनी इसे इंट्रोड्यूस करा रही है और कौन सी कंट्री से है। ये बस इतना याद रखना, फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, और सेट मान लीजिए, सेट भी आ रखा अपना इसमें भी। ये भी एक तरीके का डोमेन है जो कि लंदन से आया है। ठीक है, डाटाबेस देखिए, ये भी इसमें भी अलग अलग जीन्स के बारे में दे रखा है। इसकी साइट्स पे जाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रोटीन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है इसके बारे में भी बताता है, और प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये बताता है ये। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन दे रखे डाटाबेसिस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। सीक्वेंस डाटाबेस क्या होते हैं, जो कि मतलब सीक्वेंस में रहते हैं, लाइन बाय लाइन अलाइन, ना आगे ना पीछे। जैसे कि हम कहते हैं ना स्कूल में कि सब हाइट वाइज खड़े होंगे, असेंबल होंगे एट द ड्यूरिंग ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो ये जो डाटाबेसिस है कंसिस्ट करते हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस में। अगर हम इसमें एक्सेस भी कर सकते हैं जीन और प्रोटीन सीक्वेंसेस का, बाय सर्चिंग कर सकते हैं इसका प्रोवाइड। हमारे जैसे मान लीजिए हमारे पास जीन का यूनिक आईडी है या नेम है, तो हम इसको सर्च करेंगे साइट पे सेट करने के बाद डाटाबेसिस पे। एग्जांपल ऐसे मान लीजिए EBL पे लेबोरेटरी पे सर्च करा या इस पे करा, तो आपको उस पूरे जीन का नॉलेज मिल जाएगा। एक तरीके से पूरा उसका दिखा देगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये बना, क्या 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 इसमें कंपाउंड्स हैं, और कैसे विजिबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चरल डाटाबेसिस में स्ट्रक्चर की बात करी गई है कि एक्सरे कैसे दिख रहा है उसका, NMR एक्सपेरिमेंट्स कैसा है। ठीक है, और इसके एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन डाटा बैंक हो गया, कैम्ब्रिज क्रिस्टलोग्राफी डाटा सेंटर हो गया, जो कि आपका कैम्ब्रिज है। तो कैम्ब्रिज आपका बाहर आपको UK वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। कैम्ब्रिज मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। देखिए UK, कैम्ब्रिज UK में पड़ता है। ठीक है, सो इतना भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। लिटरेचर डाटाबेसेस में उसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में बताता है कि वो क्या है क्या नहीं है, किस साइंटिस्ट ने खोजा, एकेडमिक्स क्या है उसका, रिसर्च क्या क्या चल रही है उस पर। ठीक है, तो HTML पे आप उसे सर्च करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज है, PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPEG मतलब फ़ोटो की फॉर्म में, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। एग्जाम्पल्स के पबमेड, मेडलाइन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और ये आपको अगर कोई बढ़िया सा ये वर्ड है तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये PDF की फॉर्म में HTML पे आपको ये शो हो जाएगा इमेजेस में। जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसिस, जीन का एक्सप्रेशन दिखाता है, इसकी सेलुलर एक्टिविटीज़, रेगुलेशन क्या क्या है इसकी, जीन का फंक्शन कैसा हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसिस के थ्रू ये सब आपको दिखाता है फ्रॉम लेबोरेटरी टू योर स्क्रीन। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक का पूरा एक हमारा मॉड्यूल बना हुआ है 109, जिसमें दिखाया जाता है कि मेटाबॉलिक पाथवे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। ये एक डोमेन सब्जेक्ट है आपका आपके कोर्स में।
और आप अगर मेन करेक्टरिस्टिक्स जानना चाहते हैं मेटाबॉलिक डाटाबेस की, तो उसके पाथवेज है, फॉलो करेंगे। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है मेटाबॉलिज्म का। प्रिडिक्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म पाथवे एक सीक्वेंस जीनोम्स है, वो सपोर्ट कर रहा है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग को वाया एंजाइम डाटाबेस के थ्रू। और मेटाबॉलिक डाटाबेस है एड्स मेटाबोलोमिक्स रिसर्च कर रहा है। तो ये एग्जांपल दे रखा है, क्या क्या एग्जांपल होते हैं, ठीक है। फिर स्मॉल मोलिकुलर डाटाबेसेस दे रखे हैं। ये सारे डाटाबेसेस आपको पता होने चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पबकेम क्या करता है। पबकेम हमारा प्राइमरी सोर्स है और केमिकल, ड्रग और डेरिवेटिव्स में ये काम आता है, ठीक है। फ्रीली एसेसिबल है केमिकल इंफॉर्मेशन के लिए, रिसोर्स डाटाबेस एज वेल एज लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। केमिकल और ड्रग्स में ज़्यादातर काम आता है, इतना पता होना चाहिए, बाकी कुछ खास है नहीं। ड्रग में काम आता है कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, अल्जाइमर, ये सब एग्जांपल्स वगैरह आ जाते हैं। ड्रग बैंक में ड्रग से रिलेटेड बात हो रही है, फूड प्रोवाइड हो रहा है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग से रिलेटेड, तो सब यही आ जाता है। जिंक डाटाबेस में जिंक से रिलेटेड आ जाता है कि जिंक का क्या कंटेन करता है। 230 मिलियन परसेबल कंपाउंड्स कैरी करता है रेडी टू डॉक 3D फॉर्मेट्स में। जिंक वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता नहीं है मेरे को, बट आप एक बार रीड कर लेना। कैम्ब्रिज स्ट्रक्चर डाटाबेस CSD, जो कि यूके में आपका पाया गया 1965 में, इस्टेब्लिश हुआ है CSD इन द वर्ल्ड्स रिपोजिटरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड मेटल ऑर्गेनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अगर इसमें ऑर्गेनिक की बात करी गई है, जो कि कंटेन करते हैं 1 मिलियन स्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सरे एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एनालिसिस करते हैं 3D मॉडल्स के साथ। स्ट्रक्चर वीविंग टूल्स एंड फाइल फॉर्मेट्स की बात करी गई है कि फाइल फॉर्मेट्स वगैरह कैसे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। एग्जांपल ऑफ PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट का एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए ग्लूकागोन है, एक स्मॉल प्रोटीन है, क्या है एग्जांपल, PDB फॉर्म में दे रखा है आपको एग्जांपल, ठीक है। ग्लूकागोन एक स्मॉल प्रोटीन है, 29 अमाइनो इट्स है सिंगल चैन में। पहला ये रेसिड्यू करता है इस द अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, जो फॉलोड कर रहा है बाय सेरेन रेसिड्यू एंड देन ग्लूटामाइन। कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है एंट्री 1GCN। स्टार्ट करेंगे जैसे कि एटम लिखेंगे स्टार्टिंग में 1N नाइट्रोजन, हिस हिस्टिडीन का हिस लिखते हैं A1, इसका जो भी नंबर वगैरह रहता है वो लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे साइट दे रखे ट्यूटोरियल्स गाइड्स वगैरह, उसमें जाके आप पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या होता है। यहाँ से ये साइट मेरे ख्याल से खुल जाएगी, देखते हैं अगर ओपन होती है तो साइट, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड देखिए, डाटा प्रोवाइडेड बाय रिकॉर्ड एटम कोऑर्डिनेट रिकॉर्ड कंटेनिंग XYZ ऑर्थोगोनल। हेलिक्स के बारे में बताया गया है, राइट हैंडेड अल्फा। तो ये मतलब ये 1 से 4 जो है ये कॉलम वगैरह की बात करी जो उन्होंने बनाया होगा सीरियल वगैरह भाई, ठीक है। इतना कुछ खास है नहीं, करैक्टर वगैरह जो भी इन्होंने बताया है। इतना ये फॉर्मेट वगैरह में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फॉर्मेट छोड़ते हैं। आप बस ये फुल फॉर्म्स वगैरह याद रखिए, क्योंकि यही पूछता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर। और ये रही इनकी बातें, तो ये आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ सकते हैं। अगर किसी को इसका और डेप्थ में जानना है PDB फॉर्मेट्स का, तो मैं इसके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके नेक्स्ट डे ही लेके आ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा स्टडी करना पड़ता है एंड थोड़े बढ़िया क्या कहते हैं नेचुरल एग्जांपल्स रखने पड़ते हैं, ताकि आप लोग
समझ सके, कि रिलेट कर सके अपना जो भी चल रहा है रियल लाइफ से। ठीक है, तो एग्जांपल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, जब भी आप लोगों को समझ आता है। अभी हम देखते हैं अभी हम कहाँ पे थे, एंड ये वाला मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। इसके बाद में हमें रेसमोल दे रखा है। ठीक है, ये भी एक तरीके का डाटाबेस में आता है, टूल है, आजकल ये अवेलेबल है, क्योंकि ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन टूल है, क्योंकि इसमें मॉडल्स वगैरह 3D में दिख जाते हैं। बस इतना समझ लो, और कुछ खास है नहीं इसमें। चाइम में मतलब डेरिवेटिव हो गया रेसमोल का, अलाउ करता है विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर को इनसाइड वेब ब्राउज़र्स में। ठीक है, मोल स्टैंड करता है मोलिकुलर एनालिसिस से एंड मोलिक्यूल डिस्प्ले से। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है बहुत से फीचर्स के साथ, बट ये रोजमोल और चाइम में नहीं पाया जाता। मोल एक मोलिकुलर ग्राफिक प्रोग्राम है डिस्प्ले के लिए, एनालिसिस के लिए और मैनिपुलेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। ये एक स्पेशल एम्फेसिस के साथ न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस पे काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो इसके बारे में जानना है तो इसकी साइट पर जाएंगे। और ये पेमोल के बारे में लिखा है। पेमोल किस में काम आता है? पॉपुलर मोलिकुलर विजुअलाइजेशन टूल में काम आता है। इनकी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ नहीं। एक जैसे ये है, ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ये सारे टूल्स हैं जो कि कंप्यूटर्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं, जिससे आपको प्रोटीन जीन डाटाबेसेस वगैरह आपको बढ़िया से एनालाइज करते हैं। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज देख लेना, इसी से ही आते हैं क्वेश्चंस। डाटाबेसेस क्या हैं, इनके बारे में चैप्टर बना दिया है। NCBI क्या है? रिसोर्स पब्लिक बायोमेडिकल डाटाबेस है। एक सॉफ्टवेयर कंटेन करता है, एनालाइज करता है मोलिकुलर और जीनोमिक डाटा को, कंडक्टिंग रिसर्च इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, डाटाबेसेस के बारे में देखा, ये पूरी साइट है, यहाँ से आप इनके बारे में जान सकते हैं। फिर पबमेड बिब्लियोग्राफी वगैरह डाटाबेस की दे रखे है। हाँ, दे रखा है कि कहाँ से क्या आया है, ये US से आया है। ठीक है, अब पबमेड के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि ये कैसे ये ब्राउज़र काम करता है। ठीक है, तो फटाफट से सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको यहाँ तक समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, एंड कमेंट मैं देखने वाला हूँ इस वीडियो के एंडिंग में, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो बाद में एंडिंग में। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं देखूँगा कि ये वीडियो में किसको डाउट्स है किसको नहीं है। तो प्रोसीजर क्या है, हमको पहले तो इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली गूगल क्रोम या ब्राउज़र या क्या कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, ओपन करेंगे पबमेड ब्राउज़र यूजिंग द फॉलोइंग URL आपको दे रखा है। इस URL की मदद से जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो URL खुल जाएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, सर्च करने का स्क्रीनशॉट है ये एक तरीके का। ठीक है, टाइप करना है टेक्स्ट क्वेरी इन द सर्च पैनल, फॉर एग्जांपल करोना वायरस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप करोना वायरस। ठीक है, एडवांस, एंड देन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्ट फॉर द पबमेड समरी वेब पेज। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड वगैरह आपको मतलब इसमें सेलेक्ट करना होता है। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में इधर पे इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये फर्स्ट कब दिखाता आपको और फिर बाद में कब दिखाता, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी कैसे क्या हुई थी इसकी, कौन इस पे दवाई बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, सिंड्रोम क्या कहाँ से आया। कॉपी एंड सेव बिब्लियोग्राफी, सर्च फर्दर, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है एंड फिर इसके बारे में आगे पढ़ते रहना है, और इस पर एब्स्ट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैन बैंक में भी ऐसा ही है, इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए बताता है जैन बैंक क्या है, सारी एक्सेस दे देता है कि जैन बैंक के बारे में क्या है। PDB मतलब ये जो साइट है ना, PDB प्रोटीन डाटा बैंक, इसमें स्ट्रक्चर व्यू देखने के लिए मिल जाता है आपको कि क्या क्या कैसे क्या प्रोटीन बैंक इसमें क्या क्या स्टोर करता है, क्या क्या चीज़ें होती है।
फिर स्कोप की साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स वगैरह के लिए। मतलब आप अगर पीएचडी स्कॉलर है और जानना चाहते हैं प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स के बारे में, जीनोम्स के बारे में और सिंड्रोम्स डिजीज़ के बारे में, कहाँ से स्प्रेड हो रही है, कौन इस पे क्या कर रहा है, वो सब आपको इन साइट्स पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो और मैं क्या ही कहूँगा। यूनिप्रोट एक और साइट है यहाँ पे। मतलब ये जो मेन साइट्स है आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर आप पीएचडी स्कॉलर बनेंगे तो ये आपके लिए काम आएगी। मास्टर डिग्री में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बैचलर में इनका बहुत कम यूज़ होता है, बस वही बच्चे यूज़ करते हैं जो मतलब उनको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होता है। इसके बाद में रिट्रीवल ऑफ जीन सीक्वेंस फ्रॉम एनसीबीआई, रिट्रीवल कैसे करते हैं जीन सीक्वेंस को, वो सब इसमें दे रखा है। प्रोसीजर मतलब ये सब दे रखा है बुक में, बड़े ही आराम से आप समझ जाएंगे। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर क्लासेस में आपको समझ आता है। अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे अपना या मोबाइल खोलेंगे तो डायरेक्ट आपको विजिबल होता है। वैसे तो इनमें इसने पहले से समराइज़ करके दे रखा है आपको कि एक एक पॉइंट पे, जैसे स्क्रॉल डाउन एंड रिक्वायर्ड फाइल फॉर्मेट, कॉपी एंड पेस्ट एंड जीन सीक्वेंस फर्दर एनालाइज। ठीक है, तो ये सब इसने पहले से समराइज़ कर रखा है। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा नहीं करा सकते, मतलब और ज़्यादा इजी वे में आपको नहीं समझा सकते। समझाने के लिए फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको मिल रहा है। एक्सेसिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम पीडीबी, ये देखो एक्सेस कैसे करेंगे वो सब साइट का प्रोसीजर दे रखा है आपको। ठीक है, इनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दिखा दूंगा, एक सेकेंड। इसके बाद में सीक्वेंस अलाइनमेंट का एक यूनिट बचता है छोटा सा, वो हम बाद में करेंगे। और अगर किसी को इन साइट्स वगैरह पे जानना है तो कमेंट करें, मैं इन साइट्स को सर्च करने से रिलेटेड बढ़िया इसी लेक्चर के ठीक बाद में एक वीडियो डालूँगा, स्पेशलाइज्ड इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर द डाटाबेसिस। ठीक है, सो ये लेक्चर देखें और अच्छे से एग्ज़ाम्स वगैरह दें। जून या जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हैं, सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो में। आप मुझे बताना आपको कौन सा मॉड्यूल मतलब हार्ड लग रहा है, तो मैं उस मॉड्यूल का लेक्चर डालने की पूरी कोशिश करूँगा।